गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग फैक्टराइजेशन की ओर चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग मल्टीपल के बारे में जानते हैं। मल्टीपल क्या होता है वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम लोग एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। मल्टीपल, आप इस वर्ड से परिचित हैं। मल्टीपल मीन्स होता है गुणज और या मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये जैसे 2 का मल्टीपल है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। देख रहे हैं ना, हम इसको टेबल पढ़ते जा रहे हैं और 2 से ये क्या है? डिविजिबल है ना। तो ये मल्टीपल हो गया, यानी 2 का मल्टीपल हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 बोल सकते हैं। 3 का क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15। 4 का 4, 8, 12। मतलब कहने का मतलब है ये इसका जो 2 का मल्टीपल है ये अनंत तक जाएगा। 12 तक ही नहीं जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। 3 का मल्टीपल क्या है? ये भी अनंत तक जाएगा। आपका 0 का मल्टीपल एक अनंत तक नहीं जाता है। बाकी इसका जो है ये बाकी 0 और 1 को छोड़कर बाकी जितना भी है सबका अनंत तक जाता है। तो मल्टीपल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग फैक्टर के बारे में जानते हैं। फैक्टर क्या है? देखिए फैक्टर जो है, फैक्टर का मतलब क्या, अभी इसमें चर्चा करेंगे फैक्टर का मतलब क्या है। लेकिन फैक्टर क्या है, अगर हमको 4 का फैक्टर है तो इसको क्या करना? मल्टीपल के रूप में इसको क्या करना? मतलब डिवाइड, मतलब इसको बांटना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 3, ये भी लिख सकते हैं 1 × 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? ये 1 × 2 × 2 × 2 है ना। या ये भी लिख सकते हैं 1 × 4 × 2, ये भी लिख सकते हैं, है ना। 12 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 6, या ये भी लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 2 × 3, है ना। इस तरह हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए ये जो है इसको गुना करने के बाद आपका क्या हो गया? आपका ये क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन। इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका 4 आ गया। लेकिन 4 को भी बांटते हैं, क्या होगा? 1 × 2 × 2 के रूप में, यानी गुणज के रूप में इसको डिवाइड कर इसको बांटते हैं, है ना। तो इसको हम फैक्टर बोलते हैं। मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया? बात को ऐसे समझेंगे कि फ्रैक्चर, जैसे समझते हैं ना कि हड्डी, अगर हाथ का हड्डी टूट गया है ना, ऑर्गन का हड्डी टूट गया तो क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर करने का तो इसको फ्रैक्चर कर देना, मतलब आपके नंबर सिस्टम को फ्रैक्चर कर देना। यहां क्या किया? हम नंबर को फ्रैक्चर कर दिए और उसको क्या करता है? फिर डॉक्टर क्या करता है? उसमें प्लास्टर करने के बाद क्या करता है? उसमें प्लास्टर करता है, फिर वो वापस क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो वही चीज है, कहने का मतलब है कि नंबर को या अलजेब्रिक टर्म को उसको क्या करना है? फ्रैक्चर कर देना है, उसको तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस वही चीज आ जाए। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, है ना। मतलब यह फ्रैक्चर प्लस एक्शन, मतलब इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ होता है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे। फ्रैक्चर और एक्शन मतलब 2 क्रिया है। फ्रैक्चर हो गया और एक्शन मतलब क्रिया भी लग गया, ठीक है। उसको बांट रहे हैं, है ना, और फिर वापस करेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाएगा, है ना। इसको समझिए। अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो ये इसका हिंदी जो होता है गुणनखंड, यानी गुना के रूप में बांटना, खंड खंड टुकड़ों में बांटना। लेकिन जो भी होगा वह क्या चीज में होना चाहिए? गुना के रूप में होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं गुणनखंड। अब चलिए हम लोग, ये तो नंबर, हम लोग क्या चीज की बात किए? अर्थमेटिक की बात की है ना। ये अर्थमेटिक के बारे में हम लोग चर्चा की है। लेकिन अब हम लोग अलजेब्रिक टर्म के बारे में चलते हैं। अलजेब्रिक टर्म का हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं और कितने तरह का फैक्टराइजेशन होता है और कितने तरह से निकालते हैं, है ना। चलिए हम लोग फैक्टराइजेशन से पहले एक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, जैसे x × y है। चलिए देखिए
बना ही देते हैं। 12xy है ना। अब ये 12xy है तो इसको हम लोग कैसे, इसको अगर फैक्टराइजेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो, 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, आई इंटू क्या हो जाएगा x, आई इंटू क्या हो जाएगा y, है ना। ठीक है, तो ये मेरा, इसको ये मेरा क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया, और ये मेरा क्या हो गया मल्टीपल हो गया। मतलब गुना करने के बाद मेरा ये चीज रिजल्ट आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। कहीं कहीं एस का भी प्रयोग करते हैं, है ना, तो दोनों सही है, जेड का भी प्रयोग होता है, एस का भी होता है। ठीक है, तो अब बात को एक चीज समझना है कि x जो मैंने लिखा, ये देखिएगा, इसको मैंने लिखा 12xy, तो देखिए x और y के बीच में कुछ नहीं है तो भी हम समझेंगे क्या कि ये मल्टीपल है। ठीक है, 12 के बीच में देख रहे हैं 12x, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या 12 इंटू एक्स वाई भी लिख सकते हैं, या 12x इंटू वाई भी लिखते हैं। जनरली हम लोग प्रयोग इसका करते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये अलजेब्रा है, एक क्या है वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, दोनों के मल्टीप्लाई में हम या तो मल्टीपल के साइन में लिखेंगे या डॉट के रूप में लिखेंगे, है ना, या नहीं डॉट में लिखेंगे तो काम चलेगा। लेकिन अगर यही चीज रहेगा 2.3, है ना, तो ये मल्टीपल नहीं समझेंगे, ये डेसिमल हो जाएगा। लेकिन अगर यही रहता 2.3x, तो यहां भी क्या हो रहा है 2.3x हो रहा है। लेकिन अगर यही रहता 3x इंटू वाई, है ना, चाहे 3x इंटू 2, ठीक है, तो आप 3x इंटू 2 नहीं लिख, यहां 2 नहीं लिख सकते हैं, इसको मल्टीपल कर देंगे हम, क्या होगा 6x। अब देखिए दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो भी समझेंगे क्या ये मल्टीपल है। अगर इस बीच में 6 डॉट पॉइंट भी रहता है या डॉट भी रहता है तो ये क्या समझेंगे ये मल्टीपल है ना। अगर ये मल्टीपल के साइन में भी रहता है तो भी समझेंगे मल्टीपल है। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि कुछ लोग 2.3 लेके कर देते हैं और इसको गुना कर देते हैं, नहीं, ये डेसिमल हो गया, ये गुना नहीं हुआ। गुना हमेशा वेरिएबल और ये डॉट का प्रयोग वहां नहीं करेंगे जहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल तो जान रहे हैं कि एक्स वाई वाले क्या होता है वेरिएबल होता है, और क्या होता है 2 1 2 3 नंबर जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो इस तरह ये जानकारी जरूर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दिया। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, देखिए बात ये है ना कि फैक्टराइजेशन तो आप समझ गए, लेकिन अब इसको जो अलजेब्रा में, जनरली अलजेब्रा में टफ माना जाता है और इसको लोग टफ बना लेते हैं, एक्चुअली है नहीं। थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानकारी अगर प्राप्त कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए कितने तरीके का होता है ये जान लीजिए, बस उसके बाद सबका वो कंबाइन हो जाएगा। चलिए हम लोग पहला जो तरीका है उसको जानते हैं। पहला मेरा है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दूसरा मेरा हो गया यूजिंग आइडेंटिटीज। एक एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे। तीसरा जो हो गया रीअरेंजमेंट, रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग अरेंजमेंट। चौथा हो गया मिडिल टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखिए ये चार जनरल है। पहला तो अब पहला एक एक करके हम लोग इसके बारे में जान ले कि क्या होता है। कॉमन मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब जानते हैं ना, बहुत इजी है, हम लोग वो सुनते भी। किसी का जो शादी होता है उसमें अगुआ बोलते, अगुआ जो मीडिएटर का काम करता है, क्या करता है वो लड़की के साइड भी होता है लड़का के साइड भी होता है, वही शादी को क्या करता है शादी लगाता है। जो मीडिएटर का काम करता है दैट इज नोन एज ए कॉमन, वही कॉमन फैक्टर हो गया। जो मीडिएटर जिसको अगुआ बोलते हैं, अगुवाई करना मतलब वह शादी को मतलब वो आगे आगे रहता है, मतलब लड़का के पक्ष से भी आगे रहता है लड़की के, तो उसको कॉमन बोलते हैं। जैसे
ये तो समझ गए कॉमन। यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज में क्या होता है मैथमेटिक्स में, हम लोग ऑलरेडी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, जो फार्मूला के रूप में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको यूजिंग आइडेंटिटीज बोलते हैं। उसके बाद रीग्रुपिंग अरेंजमेंट क्या होता है, हम लोग एक्स वाई को रीअरेंज करते हैं, उसको अरेंजमेंट करके फिर इसको बनाते हैं। और मिडिल टर्म जो होता है, मिडिल जो है गलत हो गया, मिडिल टर्म जो होता है वो क्या हो गया, देखिए मिडिल टर्म जो है स्प्लिट, मतलब मिडिल टर्म को तोड़कर भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा एक क्वेश्चन है 5x इंटू 10xy। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए 5 इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कॉमन क्या है, मतलब दोनों के बीच में कौन है, मेरा जो है ना मीडिएटर कौन है, इसमें मीडिएटर कौन खोजना है कि कौन मीडिएटर है। तो देखिए तो x भी मीडिएटर है और 5 भी मीडिएटर है, यहाँ भी 5 भी है और यहाँ भी x है। तो हम दोनों को निकाल लेते हैं। तो जब दोनों को निकाल लेंगे तो अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो हम जानेंगे क्या कि ऑलरेडी एक 1 तो सबके साथ मल्टीपल होता है, तो ये 1 तो लिख ही सकते हैं ना, 1 इन, ये भी तो 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखेंगे तो भी समझेंगे कि 1 है। तो चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, हम 1 लिख दें, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा मेरा, अब देखिए यहां मेरा 1 हो गया और ये 5 इंटू एक्स हम निकाल लिए। अब चलिए अब ये क्या हो जाएगा, यहां 1 प्लस ये मेरा निकल गया, तो बचा क्या 2 और y। तो 2y से अगर 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है 6xy प्लस 27xyz। तो शुरुआत दौर में हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग इस तरह लिखते हैं, मतलब मल्टीपल के इसको फैक्टराइजेशन के रूप में लिखकर फिर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। बाद में हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए तो कौन सा चीज़ इसमें कॉमन आ रहा है, एक्स तो मेरा दोनों में है, तो हम पहले एक्स के बारे में सोच लेते हैं। और देखिए 6 किससे मल्टीपल है, 3 से भी मल्टीपल है। 27 किससे मल्टीपल है, 27 में 3 भी मल्टीपल आता है। अगर 3 निकाल लिया जाए तो ये क्या बचेगा 2, और इसमें से भी 3 निकाल लिया जाए तो इसमें बचेगा क्या 9। और नहीं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और इंटू एक्स इंटू वाई, और इसको क्या लीजिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब देखिए इसमें से मेरा ये कॉमन है और ये कॉमन है, यहाँ भी ये मेरा कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग 3x को बाहर निकाल लेते हैं, और जब 3x बाहर निकल जाएगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। 3x बाहर निकाल लिए तो बचा कितना 2 और y, तो ये क्या हो गया 2y हो गया। और इसमें क्या बचा, ये दोनों बच गया और ये बचा नहीं, मेरा y भी है तो y भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो y भी निकाल लिए तो बचा मेरा 2 और क्या बचा मेरा इधर 9 और ये क्या हो जाएगा z। तो ये मेरा यही रिजल्ट आ गया, यही मेरा फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। अब ये दोनों सब, ये ब्रैकेट है और ये दोनों के बीच में क्या है मल्टीपल के रूप में है। ये अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो हम समझेंगे कि ये मल्टीपल है। यानी अब इससे गुना करके देख लीजिए, 3xy से गुना कीजिएगा 2 में तो क्या आ जाएगा 6xy आ गया। अब फिर इससे गुना करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 और xyz आ गया ना। ये मतलब गुना करने के बाद फिर वापस वही चीज़ आ जाएगा, और इसको हम क्या कर दिए फैक्टराइजेशन मेथड में डाल दिए, यही मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग ये कॉमन फैक्टर्स के माध्यम से जान गए। अब हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं, आइडेंटिटीज से कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए मेरा क्या है यूजिंग आइडेंटिटीज, इसको हिंदी में बोलते हैं कि हम तदात्म्य को यूज करके, ठीक है। अब तदात्म्य क्या है, अलजेब्रा में क्या हो सकता है, तो जो फार्मूला बेस्ड होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है,
ये सब हम लोग को ऑलरेडी पता है ना। इस फार्मूला पर बेस पर जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वह यूजिंग आइडेंटिटीज हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा मेरा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या है ऑलरेडी हम लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस बेस पर जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटीज। चलिए अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम बना, चलिए देखिए ये मेरा जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। अब देखिए हम ये क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि इस फॉर्म पर बैठ रहा है कि नहीं। जब इस फॉर्म पर बैठ रहा है तो ये मेरा प्रॉब्लम बन गया। अब देखिए तो इसको 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा, तो 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि गुना करने के बाद यही वापस आएगा। चलिए अब इसको देखिए 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरा ये आ गया। अब मेरा बस बचा क्या, अब देखिए तो एक काम करते हैं, 5 3 जा क्या होगा 15, आप 15 से 2 में गुना करेंगे तो 30, तो मेरा 13 आ रहा है। यानी क्या हुआ, ये 2 इंटू क्या हो जाएगा मेरा 5x इंटू क्या हो रहा है 3y, गुना करके देख लीजिए ये आ रहा है ना, 10xy 30y, यानी ये जो फॉर्म है मेरा इस पर बेस्ड है, यानी इस फार्मूला पर बेस्ड है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग को पता है 3 + 4 को हम लिख सकते हैं 4 + 3। ये फार्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख दे इसको 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 3y, क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y, यही मेरा रिजल्ट हो गया यही आइडेंटिटीज हो गया, है ना। अगर माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो वैसे ही करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरह मेरा ये आइडेंटिटीज होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और आइडेंटिटीज का देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, मेरे पास 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन को देखते हैं, 25x स्क्वायर माइनस क्या होगा 9y स्क्वायर। अब देखिए तो ये 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, और 5x का क्या होता है होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्या होगा 3y का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और y का स्क्वायर रूट क्या होता है y। अब देखिए मेरा ये फॉर्म फॉलो कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं 5x प्लस 3y, और क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 3y, है ना। इस तरह मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे अगर ये प्लस हो जाएगा तो इसके लिए सूत्र नहीं है, ये सिर्फ जब माइनस होगा तभी ये सूत्र में टूटेगा। लेकिन यही अगर प्लस होगा तो यहाँ ये चीज़ नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज का फार्मूला नहीं होता है, उसके लिए अलग हम लोग लगाते हैं क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि ये माइनस होगा तभी, दोनों के बीच में डिफरेंसेस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आता है क्वेश्चन कभी कभी, क्यों आता है ये क्वेश्चन, बच्चे क्यों कंफ्यूजन होते हैं, इसके पीछे रीजन है। एक्चुअली क्या है ना, ये इस क्वेश्चन में देखिए इसका तो हमको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3y का होल स्क्वायर, लेकिन हमको 1 का नहीं पता होता है, लेकिन 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो हम ये लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ठीक है। अब इसको तोड़ देंगे 1 माइनस 3y, और क्या हो जाएगा 1 प्लस 3y। अब ये मेरा बन गया क्वेश्चन, यही मेरा फैक्टराइजेशन है, और ये दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, है ना। तो अब इस तरह मेरा क्या हो गया, ये हम लोग यूजिंग आइडेंटिटीज का भी हम लोग प्रयोग कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट हम ग्रुपिंग अरेंजमेंट करके देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए री ग्रुपिंग अरेंजमेंट, मतलब इसको ऐसा ये बुक में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हम इसको विभक्त किए हैं, मतलब फैक्टराइजेशन को
पार्ट बाई पार्ट तोड़े हैं, है ना, इसलिए ये हम दिए हैं। रीग्रुपिंग का मतलब होता है ग्रुप को अरेंज करने के बाद, उसके बाद जब फैक्टराइजेशन करते हैं ना, उसको बोलते हैं रीग्रुपिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए क्या इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए 2xy है ना, या तो 3x लीजिए या तो 2y लीजिए। देखिए 2xy है तो हम इसको 2y को ले लेते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं 3x + 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, रीग्रुपिंग कर दिया, हम फिर से पुनः ग्रुप को चेंज किए। और ये आपको पता है कि प्लस को इधर से उधर रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब इसमें क्या है, 2y है और इसमें क्या है 2y है, इसमें भी, तो हम लोग 2y को कॉमन ले लेते हैं 2y, तो बचा क्या, x बचा, और यहाँ क्या बचा +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है प्लस, अब देखिए 3 इसमें भी है, तो इसमें 3 को कॉमन हम लोग ले लें, 3 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 1, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दोनों में कौन सा कॉम, ये दोनों, ये अलग हो गया और ये अलग हो, बस इसी बात को समझ लीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये दोनों में देखिए, ये दोनों, ये अलग है और ये अलग है, तो ये दोनों में कॉमन दिख रहा है x + 1। देखिए ये जो है x + 1 जो है ये वाला और ये वाला देख रहे हैं, दोनों में कॉमन है, तो हम x + 1 को हम खींच लेते हैं बाहर, वैक्यूम क्लीनर से खींच लेते हैं। ठीक है ना, क्या भाई अगुआ है भाई, बाहर निकाल लो, x + 1 है ना, तो ये मेरा बचा क्या 2y, ये तो बचा, यही बचा, और इसमें क्या बचा +3, तो +3 लिख दिए, तो मेरा क्या आ गया, यही मेरा फैक्टराइजेशन हो गया, मेरा यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इससे भी अगर बनाते हैं तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं इससे। देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, 2xy, ठीक है, +3x है, अब प्लस क्या हुआ 2y + 3 है। अब देखिए क्वेश्चन मेरा सेम है, अब इसके साथ भी करेंगे तो मेरा रिजल्ट वही आएगा। देखिए इधर ये दोनों में देखिए तो x कॉमन है, तो x निकाल दे। अब देखिए क्या बचा 2y बचा, यहाँ ये निकल गया और ये निकल गया, तो x निकल गया तो बचा क्या 2y निकाल दिए, है ना, ये तो ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, 2y हो गया, और इसमें से क्या निकलेगा 3। अब देखिए मेरा यहाँ क्या है, यहाँ तो मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है एक, ऑलरेडी एक तो सबके साथ गुना रहता है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, एक हर चीज़ों के साथ मल्टीपल होता है, तो हम एक को बाहर निकाल दें तो दोनों में मेरा आ जाएगा, एक को बाहर निकाल देते तो क्या आ जाएगा 2y + 3। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए ये दोनों मेरा यहाँ सेम हो गया ना सेम। अब देखिए ये मेरा, ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम, तो 2y + 3 बाहर निकाल दे तो बचेगा क्या, यही ना x बचा, तो ये x निकल गया और ये क्या बचा +1, यही मेरा आंसर हो गया। मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ रहा होगा, ये अगर समझ गए तो ना बहुत सारा प्रॉब्लम अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट जो है मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो रहा है और वो एक बहुत बढ़िया सेक्शन है, क्योंकि उस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मेन वही है जो हम लोग को उस पर फोकस करना है, क्योंकि उससे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग को प्रॉब्लम बन जाएगा, बहुत सारे जगह पर उसका प्रॉब्लम हेल्प मिलेगा। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।